नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सुरक्षित होंगे और सही भी होंगे। हाँ, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार आरके नगर में। हमारे पिछले कई दिनों से फिजिक्स एमसीक्यू रूटीन क्लास चली हुई है। हमारे 10 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने आज के लेक्चर में कुछ चेंजेस किए हैं। वो क्या चेंज हो गए? आपके 10 क्वेश्चन के बजाय 20 क्वेश्चन आएंगे और आपकी जो वीडियो का टाइम पीरियड है वो भी थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो 20 क्वेश्चन हो गए वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। ये क्या कहता है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ये बीपीएससी 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि सूर्य का जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके सामने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य नाभिकीय संलयन और क्या एग्जाम्पल हो गए? जो हाइड्रोजन बम है वो भी नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है। और जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है वो परमाणु बम आपका एटम बम है, जो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। एक और आपको बात बता दूं, जो नाभिकीय संलयन है वो अनियंत्रित अभिक्रिया है, उसको कभी भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और जबकि नाभिकीय विखंडन ये एक दो प्रकार की क्रिया है, नियंत्रित और अनियंत्रित, जिसको नियंत्रित भी किया जा सकता है और अनियंत्रित भी रखा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये भी थोड़ा चेंज फेरबदल करके दे दिया गया है। क्वेश्चन वही है, नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये पूछा गया है। ये करता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, ये कह रहा है कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कौन करता है? ये आपका ट्रांसफॉर्मर उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करता है। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ये निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज पूछ रहा है, ये भी आपका ट्रांसफॉर्मर ही करता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, जो उच्च को निम्न में करता है, निम्न को उच्च में करता है। ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है? ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर करता है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है कन्वर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। 104 क्वेश्चन कहता है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से, एक मशीन है प्रकाश वोल्टेज सेल नाम है जिसका, के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? मतलब कि सीधा सीधा पूछ रहा है कि प्रकाश वोल्टेज सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है। ये आपका सीधा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा आपका विद्युत ऊर्जा होगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105 क्वेश्चन कहता है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। ये सिंपल बात है कि उसका आकार परिवर्तित होगा। तो इसे पदार्थ में पाया जाता है। इसमें क्या कौन सा गुण पाया जाएगा? कौन सी ऊर्जा इसमें परिवर्तित हो रही है? कौन सी ऊर्जा इसमें होगी? गतिज ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा होगी या विखंडन ऊर्जा होगी? देखिए, जब हम गद्दे पर बैठते हैं, लेटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो पहले स्थिति जो आपकी स्टैटिक फॉर्म में होती है, स्थिति उसकी कांस्टेंट होती है। जब हम उस पर बैठते हैं तो गति में आ जाती है, फिर स्थिति में हो जाती है लेटने के बाद, बैठने के बाद। तो बाद में पूछ रहा है, बाद में कौन सी ऊर्जा होगी? वो होगी आपकी स्थिति ऊर्जा। ठीक है, स्टैटिक एनर्जी इसकी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ध्यान से देखना, नहीं है पूछा गया है। तो चली हुई गोली, इसने कहा चली हुई गोली, गोली चल रही है तो वो गतिज में है अभी, न कि स्थितिज में है। तो इसका ये करेक्ट नहीं होगा। बहता हुआ पानी बह रहा है, रुका नहीं है, बह रहा है, ये भी गतिज का उदाहरण है। चलता हथौड़ा, अगर हथौड़ा चल रहा है, हम इसको ठोक रहे हैं, बार बार उसको चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो भी गतिज में होगा। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है, खींचा हुआ धनुष, अगर हमने खींचा तो गतिज में आया और खींचने के बाद वो स्थिति में आ गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो धनुष होगा। गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है खींचा हुआ धनुष, इसका नहीं है, ये स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 107 क्वेश्चन क्या कहता है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है। आपको मैं एक ऑप्शन फॉर्मूला बताऊंगा। जो गति ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 mv²।
इसने कहा है कि अगर हमारी गति मतलब कि वेग हमने 2 गुना कर दिया, अगर हम देखें v की वैल्यू अगर 2 गुनी कर दी जाए तो 2 गुना का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो इसकी 4 गुनी हो जाएगी। 1/2 mv², इसका फॉर्मूला याद रखना। v में हमने वैल्यू रखी तो v स्क्वायर है, तो हमने 2 का स्क्वायर होने पर हमारा 4 आ जाएगा, तो 4 गुना वैल्यू हमारी हो जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 गुनी हो जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 108 क्वेश्चन। 108 क्वेश्चन कहता है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं आपको थकान महसूस होती है, वो यही कारण है कि आपकी ऊर्जा ह्रास हो रही है, आपकी ऊर्जा आपसे अंदर से निकल रही है, यूज हो रही है। तो ये कारण पूछ रहा है क्यों होता है, क्योंकि जो इसका सेकंड ऑप्शन है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ध्यान रखना, पहले ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण दिया गया है, ये नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन होगा व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 109 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को न तो सर्जन किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। देखिए इसमें द्रव्य लिखा हुआ है, न कि द्रव लिखा है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है जो कि हमने पहले साइंस में पढ़ी है, प्राचीन में। ठोस, द्रव, द्रव। द्रव्य, द्रव्य में अंतर समझिए, द्रव में अंतर समझिए। द्रव होता है लिक्विड और द्रव्य होता है मैटर। तो इसकी जो 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, और अभी चौथी अवस्था भी इसकी खोज ली गई है, डिस्कवर कर ली गई, जो इसकी प्लाज्मा है। ठीक है, 4 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, आपको याद रखना है इसको। तो ये पूछ रहा है कि द्रव्य की का न तो सर्जन किया जा सकता और न ही उसका विनाश किया जा सकता। तो ये कौन से नियम पर आधारित है? ये है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, न तो विनाश किया जा सकता और न ही सर्जन किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आप पूछ रहे हैं कि जो आपकी ऑटोमेटिक जो वाहन होते हैं, जो हाइड्रोलिक प्रेशर डिपेंड होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर एप्लीकेशंस जो पर अनुप्रयोग होते हैं, वो पूछ रहा है कि किस नियम पर आधारित है? वो आपके पास्कल का नियम पर है, क्योंकि पास्कल ने बताया था कि स्थिर द्रव में जो द्रव है वो किसी भी बिंदु पर समान दाब लगाता है, इसलिए इस पर कितनी ही एप्लीकेशन बनाई गई, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, क्रेन, लिफ्ट, ये ऐसे ऐसे उदाहरण है जो कि इस पर हाइड्रोलिक प्रेशर पर पास्कल के नियम पर प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 111 क्वेश्चन देखिए। रेल की पटरियां अपने वर्कों पर किस कारण से बैंक की जा गई होती है? एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि जो रेलगाड़ी होती है मोड़ पर उसकी पटरियां थोड़ी तिरछी क्यों की जाती है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा, सही करेक्ट ऑप्शन होगा, ये होगा आपका थर्ड, क्योंकि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए हमें इसको तिरछा करना पड़ता है। अपकेंद्रीय बल नहीं, पहले ऑप्शन में आपको अपकेंद्रीय दिया हुआ है, ये आपको करेक्ट नहीं करना है, अभिकेंद्रीय आपको नोटिस करना है। अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त करने के लिए हम उसको तिरछा करते हैं थोड़ा, जिससे कि वो पलटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ये देखिए, ये भी सेम एज ए रेल की तरह है। इसमें क्या कारण बताएगा, उसमें अभिकेंद्रीय बल बताता है, इसमें देखो क्या कारण बताएगा कि जो आप देखिए जो ऑप्शन नंबर होगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिराने से बचाएगा। गुरुत्व केंद्र आधार क्या होता है? ये आप अगर इसके अंदर हो, आप उसको बनाए रख रहे हो मोड़ पर, तो आप गिरोगे नहीं। यही कारण होता है कि आप नहीं गिरते मोड़ पर झुकने के बावजूद भी। मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि जो पीसा की दीवार है, सॉरी बिल्डिंग है, वो तिरछी होते हुए भी क्यों स्टेबल है, क्यों खड़ी हुई है आज तक? क्योंकि वो गुरुत्व केंद्र आधार को बनाए रखे है, उसके अंदर है, इसलिए वो आज तक नहीं गिरी, तिरछी होने के बावजूद भी। यही कारण है, इसको ध्यान में रखना कि अभिकेंद्रीय और गुरुत्व केंद्र आधार को बनाए रखने के लिए हम मोड़ पर पटरियों को झुका देते हैं, साइकिल चलने वाला झुक जाता है अंदर की ओर मोड़ पर, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 113 क्वेश्चन क्या कहते हैं कि कोई साइकिल सवार किस मोड़ में घूमता है? किस मोड़ में घूमता है? तो वह किसी मोड़ पर अगर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुक जाता है, या अंदर की ओर झुक जाता है, या आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि अंदर की ओर झुक जाता है, या जिससे कि गुरुत्व
केंद्र आधार के अंदर बना रहे जिससे कि वो ना गिरे। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, अंदर की ओर झुकता है। आपको पूछ सकता है कि वो बाएं की ओर झुकता है, दाएं की ओर झुकता है। अगर वो कहीं ऑप्शन क्वेश्चन दे कि आपका मोड़ बाईं ओर है, दाईं ओर है, तो आप दाईं ओर झुकोगे या बाईं ओर झुकोगे, ये भी आपसे पूछ सकता है घुमा फिरा के, तो आप बाईं ओर झुक जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। मैंने अभी केंद्रीय बल बताया, अभी ये इसका उदाहरण है अपकेंद्रीय बल का, क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण ही जो क्रीम है वो निकल के बाहर आती है। ठीक है, ये आपको याद करना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। लोग बच्चे जो हैं वो अभिकेंद्रीय लगा के आते हैं जबकि इसका अपकेंद्रीय बल है। अभी मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि अभिकेंद्रीय बल के अपोजिट ही अपकेंद्रीय बल होता है। जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो जो अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है वो अभिकेंद्रीय बल करता है। जो केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है वो आपका अपकेंद्रीय बल करता है। तो क्रीम का निकलना, दूर से क्रीम का निकलना, वो आपका अपकेंद्रीय बल का उदाहरण होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका अपकेंद्रीय बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वर्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्यों? इसमें कहा गया है, सिंपल भाषा में अगर आपको लैंग्वेज में समझाऊं तो कहा गया है कि अगर हम पानी से भरी बाल्टी को घुमाएं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो पूछ रहा है कि जब वो अपनी उच्चतम स्थिति, जब ऐसे घुमा रहे हैं तो जब अपनी उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो पानी उल्टा हो जाता है, तो बाहर क्यों नहीं निकलता, ये पूछ रहा है। अब देखिए, आप अगर पानी को धीरे से घुमाओगे तो पानी निकलेगा, अगर आप तेजी से घुमाओगे तो पानी नहीं निकलेगा। ये क्या होता है, जब आप पानी घुमाते हो तो अपकेंद्रीय बल के जो विपरीत अपकेंद्रीय बल होता है वो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर हम तेजी से घुमा रहे हैं तो जब आपके अपकेंद्रीय बल की वैल्यू बढ़ेगी तो जो पानी का भार है उसको क्या कहता है, उसको फेस नहीं कर पाएगा, जिससे कि वो वहीं पर रुके रहेगा और वो बाल्टी से बाहर नहीं आएगा। तो इसका जो आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है या फिर अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से कम होता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का भी कार्य सिद्धांत अपकेंद्र पर ही कार्य करता है। देखिए, आप अगर ऑप्शन को देखोगे तो केंद्रन दिया हुआ है, ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, उपकेंद्रीय दे दिया, अब जबकि वो क्या होता है, अपकेंद्रीय होता है। तो बच्चे जल्दबाजी में इसको आंसर लगा देते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा आंसर जो ये है क्वेश्चन कैसे गलत हो गया। अब उपकेंद्रीय नहीं है, अपकेंद्रीय होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? पूछ रहा है कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उसका क्या कारण है। PCSC 2012 में पूछा गया है। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। इस पर गैस अणुओं का जो प्लान वेग होता है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। जो आपका एस्केप वेलोसिटी होती है जिसको हम प्लान वेग कहते हैं वो आपके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पृथ्वी के प्लान वेग की बात करूं तो उसका आपको वैल्यू बतानी है। वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू आपकी होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, 11.2 मीटर पर सेकंड लगा के आते हैं, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है 11.2 किलोमीटर। और जो चंद्रमा की अवकाश है वर्ग माध्य मूल मेल से, इसलिए वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेजेंट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। ये यूपी PCS 2013 का क्वेश्चन है। जो आपका ऑप्शन है रॉकेट, हेलीकॉप्टर, जेट, विमान, तो जेट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जेट है वो रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। मैं आपको थ्योरी में रेखीय बल के संरक्षण के नियम के बारे में, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल से किस नियम न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किया जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। देखिए, मैंने आपको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अभी बताई है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, वो वेग होता है, वो गति होती है जिससे हम किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी सतह से भेजें, वो पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर निकल जाए, उसके एटमॉस्फेयर को पार कर जाए, वो वापस कभी ना आए,
तो उस वेग को हम एस्केप वेलोसिटी प्लान वेग कहते हैं। मतलब कि वहाँ पृथ्वी से प्लान कर गया, वो वापस नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो मैंने आपको कहा था गलती मत करना, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर पर सेकंड भी दिया गया है, किलोमीटर पर आवर भी दिया गया है, मीटर पर सेकंड भी दिया गया है। तो आपको याद रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम 1 सेकंड में कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर जा रही है तो वो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगी, वो उसका प्लान वेग हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है। अगर मैं आपको बताऊं भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, भू स्थिर उपग्रह वो उपग्रह है, वो सैटेलाइट है जो पृथ्वी के समान आवर्तकाल रखती है। जो सैटेलाइट आवर्तकाल पृथ्वी के समान रखेगी वो ही आपकी भू स्थिर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो आपका होगा 24 घंटे। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। नॉर्मली हम 24 घंटे मानते हैं पृथ्वी का आवर्तकाल। अगर किसी सैटेलाइट की 24 घंटे आवर्तकाल है तो हम उसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू स्थिर उपग्रह कहेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, सेशन है, यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठोक के लाइक कीजिए। और अगर आप अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे आईटीआई नगर चैनल को। आप शेयर करोगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप कमेंट कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हमारे साथ जुड़े, जिससे कि हम ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें। तो आशा करता हूं कि आपका आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसलिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.